हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉक द यूनिवर्स। सो हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर दी थी अपनी, जो कि थी फलन वाली। ओके, तो इसके पहले वाले वीडियो में मतलब कि हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे 1.2 एक्सरसाइज के। उसके पहले हमने क्या किया था कि फलन क्या होते हैं, फलन कैसे पहचानना है और फलन कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या पहचानने की ट्रिक हैं, ये भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखी हैं। ठीक, बहुत शानदार ट्रिक है, आपको हमने बता रखी हैं। ठीक, तो 1.2 एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। जैसे कि हमने क्या किया था कि 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कर लिया था, दूसरा कर लिया था और क्या कर लिया था, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कर लिया था हम लोगों ने, तीसरा भी कर लिया था और क्वेश्चन नंबर चौथा भी हम लोगों ने कर लिया था। क्या कर लिया था बेटा? चौथा भी हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर ये चौथा भी हम लोगों ने कर लिया था। ओके, और क्वेश्चन नंबर चौथा भी जो बेटा था हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने कर लिया था। ओके, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है, दूसरे का हमने कौन कौन सा किया बेटा? तो दूसरे का हमने कौन कौन सा किया? पहला कर लिया है, दूसरा भी कर लिया है और तीसरा भी कर लिया है। ओके, और चौथा भी कर लिया है। ओके, तो हम लोगों ने बेटा कौन कौन सा कर लिया है? दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कर लिया है, दूसरा कर लिया है, तीसरा कर लिया है, चौथा कर लिया है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ओके, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा, वो देखते हैं हम लोग। देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा? पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि एक फंक्शन दिया गया है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पांचवा बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर ये जो हम लोग करने वाले हैं, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये फंक्शन दिया है। ये फंक्शन जो है वो एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स क्यूब। फंक्शन ऑफ एक्स कितना है? एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन, जो फलन है वो जेड से जेड में डिफाइन है। क्या है? जेड से जेड में डिफाइन है। ठीक, अब हमको ये चेक करना है बेटा कि ये एकेकी है या नहीं और अक्षादक है या नहीं। तो देख लेते हैं है कि नहीं ये। तो क्या हो जाएगा बेटा? फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, जो कि जेड से जेड में परिभाषित है। ठीक, अब देख लेते हैं ये एकाकी है या नहीं। तो देखो, एकाकी हेडलाइन डालेंगे। अब एकाकी में आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग क्या लिखते हैं, माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक, अब देखो एफ एक्स बराबर कितना दिया है बेटा? एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब। जब यहाँ x है तो यहाँ एक्स क्यूब है। अगर यहाँ हमने बेटा x1 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? x1 क्यूब हो जाएगा। ओके, और जब यहाँ अगर हमने यहाँ पर x2 डाल दिया, क्या डाल दिया? x2, तो क्या हो जाएगा? x2 क्यूब हो जाएगा। हो गया। अब आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 क्यूब, तो x1 क्यूब लिख दिया। एफ एक्स टू क्या हो गया? x2 क्यूब, तो x2 क्यूब लिख दिया। ठीक, इम्प्लाइज दैट कि x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब हो जाएगा। ठीक, अच्छा आपको एक खास बात बताएं बेटा कि क्यूब में माइनस प्लस मैटर नहीं करता। अगर क्यूब के अंदर हम कोई क्यूब वाला फंक्शन है, उसके अंदर x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर माइनस की डाली तो भी वो माइनस का देगा, अगर प्लस का डाला तो भी वो प्लस का देगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको हम एक चीज़ बताते हैं। देखो, जैसे हमने बेटा एक फंक्शन लिया, यही फंक्शन ले लेते हैं जो दिया है। ठीक, कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक, अगर हम इस x के अंदर इस x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव ही देगी। क्यों? क्योंकि देख लो, आप खुद ही देखो, एफ एक्स की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो क्या होगा? 1 का क्यूब। यहाँ x है तो x क्यूब, अगर 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या होगा? प्लस का 1। प्लस का 1 डाला है तो ये प्लस का ही आएगा। आया। और अगर इसी की जगह पर हम माइनस का 1 डाल दें, क्या डाल दें? माइनस का 1। जैसे ही माइनस 1 का डालेंगे तो -1, यहाँ पर x है तो x क्यूब, यहाँ अगर -1 है तो क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब। तो आप खुद ही देखो, घात विषम अगर है तो माइनस एज इट इज आ जाता है, 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो एक बात समझ में आ रही है क्या कि अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव देगा, यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो ये निगेटिव देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लस होगा तो प्लस देगा, माइनस होगा तो माइनस देगा। ठीक, तो प्लस माइनस का खेल यहाँ पर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता था, जैसे कि हम लोग स्क्वायर दिया होता था तो स्क्वायर हटाते थे तो रूट लगता था, तो रूट के पहले प्लस माइनस आता था ना। तो लेकिन इसमें प्लस माइनस का वो खेल नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या कि x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब है, तो दोनों पक्षों की तुलना कर दो तो क्यूब क्यूब हट जाएगा, क्या आ जाएगा? x1 बराबर x2। अब आप लोगों को पता है कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और फिर x1 बराबर x2 आ जाता है तो वो फलन क्या होता है? एकाकी होता है। ओके, फलन क्या होता है? एकाकी होता है। ठीक, तो ये बेटा एकाकी तो हमने
देख लिया। अब देख लेते हैं कि आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक के लिए पहली लाइन आपको पता है क्या लिखना है, एफ एक्स बराबर हमेशा क्या लिखना है, एफ एक्स बराबर वाई लिख दिया। अब एफ एक्स बराबर है क्या, तो एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब। ओके, तो इस एफ एक्स की जगह पर हमको क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब लिख देंगे। ठीक, अब ये पावर 3 है, इधर गुणे में उधर कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। ओके, हाँ तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से पावर 3 हटेगा, देखो इधर पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो यहाँ से पावर 3 हटेगा तो ये 1 के अपॉन में आ जाएगा, आ गया तो क्या बन गया, ये y की पावर 1/3 बन गया। ओके, अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन एक हमने आपको चौथा नंबर कराया है, उसमें भी फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब ही दिया है। ठीक, लेकिन वहाँ जो समुच्चय जिन समुच्चयों में डिफाइन है वहाँ पर n से n में डिफाइन है, मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में डिफाइन है, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक से पूर्णांक में डिफाइन है, बस इतना अंतर है। ठीक, तो अब देखो बेटा एक बात बताओ कि जैसे कि अब यहाँ पर क्या आया कि एफ एक्स बराबर वाई लिखा, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब, यहाँ से पावर 3 हटेगा तो यहाँ पॉन में आ जाएगा, तो एक्स क्या बन जाएगा, वाई की पावर 1/3। ठीक, अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि वाई के हर मान के लिए एक्स की वैल्यू है कि नहीं, मतलब कि जो यहाँ पर पहला दूसरा समुच्चय है और यहाँ पर जो पहला समुच्चय है। ठीक, पहला समुच्चय भी जेड है और दूसरा समुच्चय भी जेड है, इन्होंने बता रखा है कि जेड से जेड में डिफाइन। ठीक, तो ये फलन दिया है। ठीक, अब जेड में क्या क्या होते हैं, पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या क्या होंगे, देखो इसमें माइनस की भी संख्याएं होंगी, -3 -2 -1 होगा, और क्या क्या होंगे 0 1 2 डैश ऐसा कुछ होगा। ठीक, यहाँ भी यही संख्याएं होंगी, यही संख्याएं यहाँ भी होंगी, क्या क्या कि -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 डैश ऐसा कुछ। ठीक, अब एक काम कर लेते हैं, हर वैल्यू की यहाँ पर देखो ये क्या होती है, ये सारी वैल्यू को y से लिखते हैं और इन सारी वैल्यू को x से लिखते हैं। ठीक, कहाँ से लिखते हैं, x से लिखते हैं। तो अब y की हर वैल्यू उठा के यहाँ y की जगह पे रखो, और रखने पर अगर यहाँ मिल रहा है तो इसका मतलब y की हर वैल्यू के लिए, हाँ y की हर वैल्यू के लिए यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक, तो चेक कर, मतलब कि अगर y की हर वैल्यू के लिए यहाँ पर मान मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ का हर वैल्यू का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अदरवाइज अगर नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, देखो कैसे, यहाँ पर जब बेटा हमने डाला एक, क्या डाला यहाँ पे एक डालेंगे, कैसे देखो, जैसे कि हमने बेटा क्या किया, देखो x बराबर क्या मिला, y की पावर 1/3। ओके, तो जब हमने y की वैल्यू क्या ली बेटा, यहाँ पर एक ले ली, क्या ले ली, एक, जैसे ही एक लेंगे तो क्या होगा कि x बराबर y की वैल्यू 1 हो जाएगी और पावर 1/3। तो यहाँ से हमको एक बात पता है कि अगर एक की पावर कुछ भी होगा तो वो एट द एंड एक ही 1 ही देगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने y की वैल्यू यहाँ 1 रखी तो हमें क्या मिला 1। अब देखो क्या 1 इस पहले वाले समुच्चय में है, तो वो 1 है, ये देखो वो 1 है, इसका मतलब कि ये तो पास हो गया, मतलब कि इसका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा है। अब उठा लेते हैं किसको बेटा, 2 को देख लेते हैं, किसको, 2 को। तो देखो x बराबर, सॉरी बेटा y बराबर कितना ले लिया 2। अब जैसे ही y की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे 2, तब देखते हैं कि ये जो वैल्यू मिलेगी, देखते हैं पहले क्या वैल्यू मिलेगी। देखो x बराबर क्या है, y की पावर 1/3 और y की जगह पे रखना कितना है 2, रख दिया 2, पावर कितना 1/3। अब ये बताओ ये कहीं पर भी यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप खुद ही बताओ, इसमें सारे सारे पूर्णांक हैं, दशमलव वाली संख्या नहीं होंगी। और अब ये गौर से आप संख्या देखो, क्या ये संख्या इसमें कहीं पर भी दिख रही है, अगर नहीं दिख रही तो हम कहेंगे क्या कि 2 का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं होंगी जिनका पूर्व प्रतिबिंब यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए हमने बेटा कह दिया, क्या कह दिया, कह दिया कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में, प्रांत मतलब आपको कई बार बता चुके हैं, प्रांत मतलब पहला वाला समुच्चय। ठीक, तो पहले वाले समुच्चय में, प्रांत में कहने का मतलब है इनका पहले वाले समुच्चय में, तो प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अब आच्छादक नहीं है तो इसके लिए एक कोई ना कोई एग्जाम्पल हम लोग दिखाएंगे। तो एग्जाम्पल यही वाला दिखा देंगे, यही वाला जो ये किया है कि y बराबर 2 लिया और तो हमें x बराबर मिला 2 की पावर 1/3, जो कि पूर्णांक में, पूर्णांक जेड में नहीं है। नहीं है के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक,
तो क्या हमने लिख दिया, देखो 2 लिया, y की वैल्यू क्या लिया 2, तो हमें x बराबर क्या है y की पावर 1/3, तो y की जगह पे क्या रख दिया 2 रख दिया, तो क्या मिला 2 की पावर 1/3, जो कि पूर्णांक में नहीं है, नहीं के लिए डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे, ठीक। अगर नहीं है इसका मतलब ये अक्षादक नहीं है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको कॉपी में प्रिपेयर्ड कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए बोर्ड एग्ज़ाम की। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से लीजिए, इतना ले लीजिए पहले, उसके बाद ये। ओके, आई होप बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए, तो डेफिनेटली समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा फिर से आपको सल्यूशन हम मतलब कि फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो बेटा अब हम जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो 1.2 एक्सरसाइज का हम लोगों ने बेटा क्या कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए हैं। 1.2 एक्सरसाइज के दूसरे वाले क्वेश्चन का पहला और दूसरा और दूसरे का ही तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। ओके बेटा, और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चन को समझा है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर की हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं पहला वाला, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक। तो देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x, ठीक। मतलब फंक्शन दिया है f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन। अच्छा, ये फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, तो ये फलन परिभाषित है r0 से r0, ठीक। ये r0 क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको, ठीक। तो ये फलन परिभाषित है, जैसे r से r होता था ना, तो यहाँ पे ये किस में परिभाषित है, r0 से r0। ओके, तो देखो एकाकी तथा आच्छादक है, मतलब हमें ये दिखाना है कि ये फलन जो है इस r0 से r0 में एकाकी तथा आच्छादक है। जहाँ r0 क्या है, तो r0 बेटा क्या है, सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये r0 क्या होता है, r0 क्या होता है, तो r0 सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक। तो शून्येतर वास्तविक संख्याएं क्या हैं अभी ये आपको हम बताएंगे, ठीक। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, यदि प्रांत r को, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन बस इतना है पहला वाला, इसमें 2 क्वेश्चन एक हिसाब से इसमें क्या किए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें से जो पहला वाला पार्ट है इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक। तो देखो क्या करना है कि फंक्शन इन्होंने दिया है कि f(x) बराबर क्या है 1/x, ठीक, जो कि r0 से r0 में परिभाषित है। अच्छा, r0 क्या होता है आपको ये बता दें, तो आप लोग ये चीज़ लिख भी लीजिए, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है बेटा ना, कि r0 आखिर क्या होता है। तो देखो, हाँ तो देखो बेटा, ये r0 होता है, वो होता क्या है, ठीक। तो r0 बेटा क्या होता है, इतना आप समझ लो कि जैसे r क्या होता है, r होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं कौन सी, जैसे कि 0 1 2 3, लिखना बड़ा ही मुश्किल होगा बेटा ये चीज़। मतलब r का क्या होता है, r में देखो अपॉन वाली संख्याएं भी होती हैं, माइनस की भी संख्याएं होती हैं, रूट वाली भी होती हैं, तो मतलब ओवरऑल r में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ठीक। क्योंकि इसमें देखो r में क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक। तो एक काम कर लेते हैं कि आपको हम सीधे सीधे इतना बता दें, इतना समझ लो कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं r हैं, क्या हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं r हैं, उन सभी संख्याओं में से केवल 0 को माइनस कर दो। क्या कर दो, 0 को माइनस। क्या लिख दिया बेटा कि r में से अगर हम 0 को हटा दें, मतलब सारी वास्तविक संख्याएं लेंगे, बस किसको नहीं लेना है, 0। तो 0 के बजाय, मतलब कि 0 के अलावा सारी संख्याएं हम लोग लेंगे, ठीक, केवल 0 को नहीं लेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में से 0 को अगर हम हटा दें तो वो कहलाता है r0। क्या कहलाता है बेटा, r0, ठीक। r0 लिखते हैं, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ऐसा कुछ करके भी लिखते हैं, ठीक।
स्टार बना देते हैं, R0 या फिर R स्टार ऐसे करके लिखते हैं, ठीक। इसका ये जहाँ भी मिले आपको R0 और R स्टार कहीं भी मिले तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि मतलब कि R0 R स्टार जहाँ भी मिले तो आप लोगों को क्या समझना है, आपको ये समझना है कि वास्तविक संख्या सारी वास्तविक संख्याएं लेंगे, बस जीरो को नहीं लेना है, जीरो को नहीं लेना है, ठीक। इसका मतलब बस इतना होता है, क्या होता है बेटा कि सारी वास्तविक संख्याएं लेंगे, बस जीरो को नहीं लेंगे, उसी को कहते हैं R0 या फिर R स्टार कहते हैं, ओके। तो बेटा ये चीज़ आप लोग, ये जो बात हमने कही है ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। R0 का मतलब ही है कि सारी वास्तविक संख्या लेंगे बस जीरो को छोड़कर, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो वही बात इन्होंने देखो बताई है, R0 से R0 का मतलब ही है कि सारी वास्तविक संख्याएं हैं बस जीरो को छोड़कर, यहाँ भी सारी वास्तविक संख्याएं हैं बस जीरो को छोड़कर, ठीक। तो देखो पहले बात कर लेते हैं एकाएकी की, कि एकाएकी हमको दिखाना है ना। तो देखो f(x) बराबर क्या है बेटा 1/x। तो जब यहाँ x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ पर x1 डाला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, मतलब कि f(x1) बराबर क्या बन जाएगा 1/x1, और f(x2) क्या बनेगा 1/x2 बनेगा, ओके। अब देखो एकाएकी में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्या मानते हैं f(x1) बराबर f(x2), ठीक। तो f(x1) बराबर क्या है 1/x1, तो यहाँ f(x1) की जगह पर क्या लिखेंगे 1/x1 लिख देंगे, लिख दिया। और f(x2) बराबर क्या है 1/x2, तो यहाँ पर f(x2) की जगह पर क्या लिखेंगे 1/x2 लिखेंगे, ओके। तो बेटा एक काम करते हैं, इधर भी उल्टा कर देते हैं तो इधर भी उल्टा हो जाएगा समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे अगर 1/x1 है यहाँ, तो ऐसा करते हैं कि x1 इधर कर देते हैं उल्टा, मतलब x1 ऊपर कर देते हैं 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखो चाहे ना लिखो, तो x1 चला गया ऊपर, तो इधर x2 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, ठीक। फिर से आप लोग ये समझिए कि जैसे यहाँ 1/x1 है तो क्या कर दिया इसको x1/1 कर दिया, मतलब उल्टा। तो जब इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए 1/x1 बराबर क्या था 1/x2, मतलब क्या आ जाएगा x1 बराबर x2 आ जाएगा। या फिर एक और भाषा में आपको हम समझा दें, ऐसे देखो क्या है कि जैसे कि 1/x1 बराबर क्या है 1/x2, ठीक। तो x2 इधर 1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो बराबर आ जाएगा, और x1 इधर 1, देखो x2 1 के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो x2 हो जाएगा, x1 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो x1 हो जाएगा, ठीक। तो x2 बराबर x1 लिखो या फिर x1 बराबर x2, तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। तो 1/x1 बराबर 1/x2 था तो उल्टा कर दिया, तो इधर क्या आ गया x1 बराबर x2 आ गया, ठीक। ये चिन्ह क्या है बेटा, ये दिखाता है इम्प्लाइज दैट, मतलब कि ये है तो ये भी होना चाहिए, ठीक। और ये है तो ये भी होना चाहिए, इसका मतलब इतना होता है। आप लोग ये लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक। तो देखो 1/x1 बराबर 1/x2 था, दोनों का उल्टा कर दिया तो x1 बराबर x2 आ गया, ओके। तो देखो f(x1) बराबर f(x2) है, अगर तो f(x1) बराबर अगर f(x2) है तो मतलब कि जब f(x1) हमने क्या बताया आपको एकाकी में बेटा क्या होता है कि अगर f(x1) बराबर f(x2) है और तब x1 बराबर x2 भी आ गया तो इसका मतलब फलन क्या है एकाकी है, ठीक। तो फलन क्या हो गया एकाकी हो गया, ठीक। तो पहली चीज़ तो बेटा ये हो गई। अब अक्षादक की बात कर लेते हैं। अक्षादक में क्या होगा, अक्षादक में आप लोगों को पता ही है कि पहली लाइन क्या लिखना है हमेशा, अक्षादक में आप लोगों को पता ही है कि पहली लाइन हमेशा क्या लिखनी है, पहली लाइन आपको लिखनी है f(x) बराबर y, लिख दिया। अब f(x) बराबर है क्या, तो f(x) बराबर है बेटा 1/x, ठीक। तो इस f(x) के बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 1/x लिखेंगे, लिख दिया। तो अब एक बात बताओ क्या करेंगे, इधर हम कर देंगे उल्टा, क्या कर दिया बेटा 1/x है तो इसको हमने कर दिया x/1, मतलब कि कुछ इस प्रकार किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो 1/x था तो इसको लिख दिया x/1, उल्टा कर दिया। तो जब इधर का उल्टा किया है तो इधर भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, फिर से समझो बेटा। जैसे 1/x है यहाँ और यहाँ क्या है y, तो y के बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो इधर जब उल्टा हमने किया 1/x को लिख दिया x/1, तो इधर भी तो उल्टा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा y/1 है तो क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा उल्टा। तो वही आ गया यहाँ पर क्या कि x बराबर 1/y, ओके। तो 1/x को उल्टा करेंगे तो x हो जाएगा, y को उल्टा करेंगे 1/1, कहने y 1/y आ जाएगा, ठीक। कहने का मतलब ये है कि इधर उल्टा करेंगे तो इधर वाला उल्टा करेंगे तो इधर वाला भी उल्टा होगा। x/1 था तो उल्टा किया तो x आ गया, इधर
उल्टा किया तो क्या आ गया 1/y। ओके, आई होप बेटा आप लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। अब एक बात का काम करते हैं, देखो एक बात बताओ, y क्या है? y भी एक वास्तविक संख्या है बस जीरो को छोड़कर, तो जीरो अपाउंड में नहीं आना चाहिए, तो जीरो तो वैसे भी नहीं है। इन्होंने पहले ही बता रखा है कि y की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक, क्योंकि जीरो को छोड़ कर के सारी वास्तविक संख्याएं ली है क्योंकि इन्होंने, ठीक। तो एक काम करो, अगर यहाँ पर बेटा अगर हम 1 डालेंगे तो भी x की वैल्यू मिल जाएगी। 1/1 का मतलब 1, जो कि एक वास्तविक संख्या होती है। अगर हम 2 मतलब दुनिया की कोई भी संख्या यहाँ अगर हम डालेंगे जीरो को छोड़ करके, तो वो एक वास्तविक संख्या यहाँ पे कहलाएगी। इसका मतलब क्या है कि y के सभी मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो लिख देंगे क्या कि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है बेटा। तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, मतलब अच्छे से है ज़्यादा। देखिए एक बात आपको बता दें, करने का तरीका सेम है, पैटर्न हर क्वेश्चन में सेम है लगभग, मतलब एक दो में डिफरेंट होगा तो होगा, अदरवाइज सब में सेम पैटर्न है कि कैसे करना है। तो कैसे लिखना है आपको, लैंग्वेज कैसे लिखनी है, तो लैंग्वेज मतलब बेटा लैंग्वेज कैसे लिखनी है, तो हमें नहीं लगता कि ये आप लोग अब नहीं लिख पाएंगे। इतने क्वेश्चन करने के बाद जाहिर सी बात है कि आप अपने आप से अब लैंग्वेज लिखने के काबिल हो गए होंगे, ठीक। तो इसका आप जो है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। तो पहले इतना ले लीजिए, ले लिया बेटा। अब आगे की ओर चलते हैं, देखो ये ले लीजिए इतना, ठीक, इसका ले लीजिए इतना। ओके बेटा, आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर वगैरह कर दिया करिए वीडियो वगैरह ना, ताकि आपको उनको भी एक हेल्प हो जाएगी कि उनका पूरा का पूरा सिलेबस जो मैथ का 12th का मैथ का सिलेबस है वो कम से कम उनका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट भी बड़े अच्छे से तैयार होंगे और क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ओके, तो नाउ हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो दूसरा क्वेश्चन जो था बेटा वो हम लोगों ने तो कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? दूसरा था जिसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ेंगे। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये। ओके, हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर है 3। ओके, अच्छा इसमें एक ख़ास बात आपको सीखने को मिलेगी, आप एक नए फंक्शंस को जानेंगे, मतलब अभी आप लोगों ने इस फंक्शंस को नहीं पढ़ा होगा, ठीक। तो जो आपके सामने ये लिखा है ना, तो इसको बेटा कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या? इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसके बारे में आप लोग जानोगे कि ये कैसे बिहेव करता है, कैसे इसका बिहेवियर आखिर क्या है, ठीक। इसके अंदर कौन सा नंबर डालेंगे तो वो बाहर क्या निकालेगा, मतलब इनपुट जो डालेंगे उसका आउटकम क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ये आपको हम बताएंगे इस क्वेश्चन में। आपको मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहली चीज़ तो ये फंक्शन नया है आपके लिए, इसके बारे में आपको जानकारी होगी, ठीक। तो देखो देखते हैं क्या है कि है कि आखिर ये देखते हैं हम लोग ना। तो देखो जैसे कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स, और ये कौन सा है? फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया है? महत्तम पूर्णांक फलन, या फिर कहेंगे एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स द्वारा प्रदत्त, ठीक। और ये क्या है? नाम देखो हिंदी में दे रखा है इन्होंने, हिंदी में दे रखा है बेटा, क्या दिया है कि महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन, जो कि आर से आर में परिभाषित है, ना तो एकाकी है। मतलब कि ये जो फंक्शन है वो आर से आर में ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो आपको बता दें कि ये जो फंक्शन है ऐसे जो लिखा है, ये इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके बेटा,
तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक, तो ये कैसे बिहेवियर करता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, तो ये हम लोग पहले देखते हैं। ठीक, कि कैसे क्या इसमें होता है। अब देखो बेटा, आपको एक बात बताते हैं। देखो, इसमें हम इस फंक्शन में कोई भी वास्तविक संख्या डालेंगे, कोई भी, ठीक, वो क्या देगा इसमें, आप इतना समझिए। आपको ये बताएं कि इस फंक्शन में हम कोई भी वास्तविक संख्या डालेंगे, दशमलव वाली या कोई भी डालें, तो वो हमेशा केवल बाहर क्या निकालेगा, वो बाहर केवल पूर्णांक निकालता है। क्या निकालता है, पूर्णांक। पूर्णांक आपको पता ही है क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 कॉमा डैश 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 -1 -2 -3 डैश डैश डैश, ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात बताते हैं। देखो, जैसे कि हमने इस फंक्शन में बेटा x की वैल्यू 3 डाली, क्या डाली, 3, तो ये बाहर क्या निकालेगा, 3। क्यों, क्योंकि 3 एक पूर्णांक। तो बेटा हमने क्या किया कि ये फंक्शन में हमने क्या डाला 3 डाला, तो बाहर क्या निकालेगा, 3 निकालेगा। क्यों, क्योंकि 3 एक पूर्णांक है। अब जैसे कि बेटा यहाँ पे हमने डाला 3.1, क्या डाला, 3.1, तो ये बेटा क्या करेगा, अब 3.1 है ना। हाँ, तो बेटा क्या किया हमने कि जब इस फंक्शन में जैसे हमने डाला 3, तो 3 एक पूर्णांक है, तो बाहर पूरा का पूरा निकल आएगा। ठीक, लेकिन जैसे हमने डाल दिया 3.1, अब 3.1 क्या होता है बेटा, पहली बात समझो। देखो, वास्तविक संख्या पे आओ, 3 है यहाँ, 3 कहाँ है, यहाँ, तो 3.1 जाहिर सी बात बेटा कुछ ना कुछ आगे ही होगा, 3 से कुछ ना कुछ क्या होगा, आगे होगा। मान लिया कि यहाँ ये 3.1 है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये फंक्शन हमेशा तुमको पूर्णांक देगा। अब जैसे कि 3.1 पूर्णांक नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक बटे वाली संख्या है एक हिसाब से, क्योंकि दशमलव हटाएंगे, बटे में 0 बनाएंगे, तो एक फ्रैक्शन के रूप में बनेगा। तो जब कभी क्या होगी कि ये एक भिन्न संख्या है, भिन्न मतलब बटे वाली संख्या। ठीक, दशमलव वाली संख्याएं भी भिन्न कहलाती हैं। भिन्न वाली संख्या मतलब कि अगर दशमलव वाली संख्या है तो उसको दशमलव हटा के नीचे 0 बना के हम लोग 0 बढ़ा के एक बटे वाली संख्या, एक भिन्न मतलब कि एक फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं। जैसे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं, जैसे कि हमने लिखा 3/2, 4/5, ये जो बटे वाली संख्याएं ये सब भिन्न कहलाती हैं, फ्रैक्शन। ठीक, तो वही हमने बेटा क्या लिखा, देखो यहाँ पे जैसे हमने डाला 3.1, तो 3.1 का मतलब क्या है कि 3 है यहाँ, तो 0.1 कहीं ना कहीं 3 से आगे होगा, इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, 3.1। ठीक, लेकिन इस फंक्शंस की खास बात ये है कि ये कभी भी फ्रैक्शन को बाहर पूरा फ्रैक्शन नहीं निकालेगा। ये इसमें से देखता है कि 3.1 से, बात समझना बेटा, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक गहरी बात आपको बताने जा रहे हैं। अगर ये आपने समझ लिया तो आज मतलब आप इस फंक्शन को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, तो देखो ये क्या करता है, ये फंक्शन केवल क्या करता है, जैसे कि कोई फ्रैक्शन हमने लिया, ठीक, तो ये उस नंबर से जस्ट पहले वाला पूर्णांक देगा। जस्ट पहले वाला, कौन सा बेटा, जस्ट पहले। समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब जैसे हम 3.1 लिया है, तो 3.1 से जस्ट पहले वाला पूर्णांक कौन है, तो 3.1 से बेटा आप पीछे जाओ, जितना पीछे जाते जाओगे तो आपको पूर्णांक 3 मिलेगा। कहने का मतलब है जो भी भिन्न होगी, दशमलव वाली जो भी संख्या होगी, तो दशमलव के जस्ट पहले जो पूर्णांक आएगा वो हम लेंगे। मतलब कि दशमलव वाली जो संख्या मिली उस संख्या के, तो क्या करेंगे कि जैसे दशमलव वाली संख्या मिली, तो आप लोग इतना इंश्योर कीजिए कि दशमलव वाली संख्या के आप जब पीछे जाएंगे तो जस्ट इसके पीछे जाने पर आपको कौन सा पूर्णांक मिल रहा है, जो पूर्णांक मिलेगा वही इसके बाहर निकलता है। ठीक, जैसे 3.1 के जस्ट पहले बढ़े तो हमें पूर्णांक मिला 3, तो यहाँ गौर से आप देखो 3.1 डाला था तो इसलिए बाहर क्या आया, 3 आया। तो आप लोग इतना समझ जाइए कि अगर इसके अंदर पूरा पूर्णांक हमने डाला तो ये पूरा पूर्णांक बाहर दे देगा। क्या होगा कि अगर इसके अंदर हमने पूरा पूर्णांक डाला तो ये कंप्लीट पूरा पूर्णांक वैसे का वैसे साबुत एकदम बाहर फेंक देगा। ठीक, लेकिन अगर हमने कोई फ्रैक्शन, कोई भिन्न दशमलव वाली संख्या डाली तो जस्ट उस दशमलव वाली संख्या के जस्ट पहले वाला पूर्णांक ये देता है। जैसे कि 3.1 था तो 3.1 के जस्ट पहले पूर्णांक 3 था, तो इसने 3 दे दिया। ठीक, जैसे 3.9 डाला तो ये नहीं कि 3.9 है बेटा, तो 3.9 मान लो कि बढ़ते बढ़ते यहाँ कहीं 3.9 आ गया ये, तो ये नहीं कि 3.9 के जो आगे मतलब 3.9 किसके करीब है, 4 के करीब है,
जाहिर सी बात है 3.9 किसके करीब है, 4 के। तो ये नहीं कि आप 4 उठा के रख दो, इसके जस्ट पहले, इसके जो भी संख्या देगा उसके पहले वाला ही पूर्णांक उठाएंगे, तो इस कंडीशन में भी वो क्या देगा हमको, 3 ही देगा। तो इतना आप समझ लो कि अगर यहाँ 3 होगा तो 3 देगा, अगर 3.1 है तो भी 3 देगा, और 3.9 है तो भी 3 देगा। जैसे कि 4.9 होता तो क्या देता बेटा, 4 देता, ये क्या देता, 4। ठीक, अब आ गया हो यहाँ पे आओ, देखो जैसे कि 5.002 है तो दशमलव के आगे वाली संख्या हटाओ, इधर वाली संख्या हम लोग ये लिख देंगे। ठीक, लेकिन ये तो आप समझ गए हैं ना कि पॉजिटिव संख्या में ऐसा होगा। लेकिन अगर माइनस के अंदर संख्या डाल दी बेटा, कोई दशमलव वाली संख्या माइनस के अंदर डाल दी है, तो उसको नंबर लाइन पर ही समझना आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, देखो कैसे, जैसे कि बेटा हमने यहाँ डाला माइनस का 1.5। देखो बेटा, जैसे कि हमने इस फंक्शन में क्या वैल्यू डाली, माइनस का 1.5। तो पहले देखो 1.5 है कहाँ, माइनस वाला, कौन सा, माइनस वाला। तो पहले देखो -1 कहाँ है, -1 ये है बेटा, कौन सा है ये। ठीक, अब -1 ये है, तो जाहिर सी बात देखो इधर जब हम लोग बढ़ते हैं तभी इधर माइनस की संख्याएं, जैसे कि हम माइनस की जितनी संख्या बढ़ाते जाएंगे किधर चलते जाएंगे, इधर चलते जाएंगे। कहाँ चलेंगे, इधर चलेंगे। और प्लस की संख्या बढ़ते जाएंगे तो इधर चलेंगे। तो देखो अब जैसे कि माइनस का 1.5 है तो -1 कहाँ है, ये है -1। तो -1 से 0.5 और चलो, लेकिन किस तरफ चलना है, माइनस की तरफ। माइनस मतलब इस माइनस की तरफ चलना है। तो कैसे चलेंगे, देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 यहाँ कहीं आ जाएंगे। मान लो ये आ गए हम 1.5, वो भी कैसा, माइनस का। आई होप बेटा आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। जैसे हमने कहा -1.5, तो इसका मतलब क्या है कि एक देखेंगे -1 है तो -1 देखा, कहाँ है ये -1, और -1 से 0.5 और चलना है। तो देखो 1 2 3 4 5, लेकिन किस तरफ चलना है, इस तरफ चलना है। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस हमें बता रहा है कि इधर चलना है, इधर चलना है। ठीक, तो ये आ गए। अब ये बताओ कि इसके जस्ट पहले वाला, ठीक, पूर्णांक कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप जैसे कि यहाँ पर दिमाग लगा लेते हैं, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर किया 3.1 तो 3 आ गया, 3.9 तो 3 आ गया। ठीक, 4.9 किया तो 4 आ गया, 5.00 तो 5 आ गया। मतलब कि जैसे कि इन संख्याओं में जस्ट दशमलव के पहले वाला उठाया, जैसे कि यहाँ दशमलव के पहले 5 था तो 5, दशमलव के पहले 3 था तो 3, दशमलव के पहले 3 था तो 3, दशमलव के पहले 4 था तो 4। ठीक, लेकिन इस माइनस की संख्याओं में ये चीज़ सही नहीं होगी। अगर माइनस की संख्याओं में आपने दशमलव के पहले वाला -1 ही उठा लिया, क्या उठाया, -1, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर से समझिए आप, इसमें जो वैल्यू उठानी होती है वो जस्ट पहले वाली, इधर वाली उठानी होती है। समझना बात, जैसे कि इधर कोई नंबर है तो जस्ट उससे पहले वाली संख्या उठानी होती है, जस्ट उसके पहले। फिर से समझिए आप लोग, जैसे कोई संख्या है जस्ट उसके पहले वाली, ना कि इधर पहले। इधर पहले थोड़ी होगा, इधर पहले होगा हमेशा -∞ की तरफ, या फिर आप कह लें कि हमेशा बाईं ओर। किस तरफ, बाईं ओर। तो अब आप लोग ये देखिए कि 1.5 जो माइनस का लिखा है इसके बाईं ओर चलेंगे तो किधर चलेंगे, इधर की ओर। ठीक, तो इसके जस्ट बाईं ओर आप चलेंगे तो आपको पूर्णांक कौन सा मिलेगा, तो -2 मिलेगा। ये बात आपको समझानी थी हमें कि अगर हम इसके जस्ट पहले चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2। तो ये गलती आप ना करना कि यहाँ जैसे 3.1 था तो दशमलव पहले 3 था तो 3 उठा लिया। अब माइनस की संख्याओं में आपको ये चीज़ नहीं करना है। माइनस की संख्याओं में, प्लस वाली संख्या में ठीक है, प्लस वाले में आप डायरेक्ट उठा लो, 3.1 है तो 3 उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर माइनस की संख्या है तो फिर आपको संख्या रेखा पर देखना है कि ये इसके जस्ट पहले कौन सा आएगा। जैसे -1.5 था तो इसके जस्ट पहले इधर देखेंगे, इधर। तो इधर आप बढ़ते जाओ तो आपको क्या मिलेगा, -2। इसका मतलब ये क्या देगा, -2, ना कि -1। -1 नहीं देगा, ये क्या देगा, -2 देगा। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। या फिर एक चीज़ आप ये ऐसे समझ सकते हैं, आपको हम आसान भाषा में समझाएं। देखो जैसे कि अगर यहाँ पर कोई प्लस की संख्या दी हो, जैसे कि 3.4 या फिर 5.3, ऐसा कुछ भी दिया हो,
तो आप दशमलव के पहले जो लिखा है, यहाँ दशमलव पहले जो भी लिखा है इसको आप बराबर में ला सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। जैसे कि यहाँ दशमलव पहले 5 लिखा है तो 5 आ जाएगा, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव नंबर हैं, मतलब कि इसके अंदर अगर धनात्मक संख्या है तो इसके लिए ये ट्रिक काम कर जाएगी कि दशमलव पहले वाली संख्या उठा के आप रख दीजिए, ठीक। लेकिन अगर माइनस की संख्या आ जाए इसके अंदर, क्या आ जाए माइनस की, जैसे कि बेटा आ जाए माइनस का 1.3 या फिर माइनस का 2.5 या फिर आ जाए माइनस का 6.7 या फिर आ जाए माइनस का 0.2 या 0.8 या 0.9, ऐसे क्वेश्चन अगर माइनस के आ जाएँ तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि दशमलव के जो पहले लिखा है, पहली बात माइनस का है तो माइनस ही लिखना, और जैसे एक लिखा है दशमलव पहले क्या लिखा है एक, तो एक में एक आप बढ़ा दो, 2 लिख दो, एक बढ़ा के लिख देना, बस आंसर आपका सही रहेगा। जैसे कि बेटा यहाँ देखो दशमलव पहले क्या है माइनस का है, पहली बात तो माइनस का लिखो, और दशमलव पहले 2 है तो 2 में एक बढ़ा दो 3, बस आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक। अगर यहाँ जैसे देखो दशमलव पहले माइनस का है, पहली बात तो माइनस और 6 एक क्या हो जाएगा 7। जैसे यहाँ देखो माइनस दशमलव पहले क्या है 0, तो 0 में एक जोड़ो तो 1 आएगा। तो इतना आप समझो कि अगर माइनस की संख्या है तो दशमलव पहले जो लिखा है उसमें एक बढ़ा के लिखेंगे, ठीक, और बाकी ये माइनस एज इट इज़ लगा देंगे। अगर लेकिन धनात्मक है तो धनात्मक में आप सीधे सीधे दशमलव पहले जो है वो है वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई हो बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी, हम काफ़ी डेप्थ में ये फंक्शन आपको समझा रहे हैं, ठीक, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बड़ा ही ख़ास टाइप का फंक्शन है ये, ठीक। अब देख लेते हैं, देखो एक बात आपको बता दें कि देखो जैसे ये बात हम लोगों ने देख ली, ठीक। अब देखो जैसे क्या है कि अगर ये x क्या है, यहाँ पर फंक्शन f(x) क्या दिया है, x दिया है, तो अगर ये x की वैल्यू क्या होगी कि -2 से -1 के बीच में होगी। आप समझना कैसे, जैसे कि हमने यहाँ से उठाया, देखो कहीं भी हो सकती है x की वैल्यू, देखो -3 से -2 के बीच में भी हो सकती है, -4 से -3 के बीच में हो सकती है, मतलब कहीं भी हो सकती है। तो हमने यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए उठा लिया। जैसे कि देखो बेटा, जैसे कि x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, ठीक। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पर जो लिखा होगा उसके बराबर तो होगा और उससे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ से जो दूसरे नंबर पे लिखा है यहाँ पर ये छोटा ही होता है, मतलब कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगता है, ठीक। तो अब गौर से आप देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो जैसे कि -2 से -1 के बीच में है संख्या, कैसे, जैसे कि -1.2, 1.3, 1.4, 1.5, मतलब कि माइनस की संख्याएँ हैं, ठीक। माइनस का 1.2, माइनस का 1.3, माइनस का 1.5, 1 माइनस का 6, ऐसा कुछ, ठीक। तो वो संख्याएं जो होंगी जितने भी होंगी वो -1 से -2 के बीच में होंगी। कितनी कहाँ होंगी -1 से -2 के बीच में होंगी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि -2 से -1 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी दशमलव वाली, जैसे माइनस का 1.2, 1 माइनस का 3, माइनस का 1.4, ऐसा कुछ, ठीक। तो -2 से -1 के बीच में जितनी भी x की संख्याएं होंगी, याद रखना यहाँ पर जो पहले लिखा होगा, जैसे कि ये पहले लिखा है ये बाद में, तो पहले वाला वैल्यू हमेशा मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, पहले वाला। आपको बता ही दिया है कि जैसे कि ऐसे कुछ दिया हो -2 से -1 के बीच में और इससे छोटा रहेगा और इसके बराबर या फिर बड़ा। तो देखो जैसे -2 यहाँ पे है, यहाँ पे -2, तो अगर केवल -2 पूरा पूरा मिल रहा है, मतलब दशमलव करके कुछ नहीं, तो यही दे देगा, -2 ही आएगा, ठीक। लेकिन अगर ऐसा कुछ है माइनस का 1.3, ये देखो इधर से देखेंगे 1.3, 1.4, 1.5, तो जैसे माइनस का 1.6 आ गया। तो इन कंडीशन में आपको क्या करना है, आंसर क्या होगा, इसमें भी एक है, देखो माइनस की संख्या है तो माइनस, और एक है तो एक में एक बढ़ाएंगे तो 2 आएगा। जैसे कि देखो माइनस है तो माइनस और एक में एक बढ़ाएंगे तो 2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि -1 से मतलब -2 से -1 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उनका आउटपुट, मतलब कि कहने का मतलब इतना समझो कि -2 से -1 के बीच में जितनी भी संख्याएं इसके बीच में हम डालेंगे उसका आउटपुट जो होगा, आउटकम जो होगा वो -2 ही होगा केवल, ठीक। तो उसी प्रकार हमने ये बताया है बेटा कि देखो गौर से देखो, जैसे कि अगर -2 से -1 के बीच में संख्या है तो उसका आउटपुट कितना आएगा,
आउटकम कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक, इसी प्रकार -1 से 0 के बीच में अगर संख्या है, मतलब -1 से 0 के बीच में, यहाँ से -1 से 0 के बीच में, तो यहाँ पर आउटपुट हमेशा -1 आएगा। पहला वाला आता है, जैसे कि यहाँ -2 है, पहला क्या था, -2, तो यहाँ -2 आ रहा था। यहाँ -1 पहला है तो -1 आएगा। इसी प्रकार अगर संख्या 0 से 1 के बीच में है, इनके 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में है तो पहला उठाएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो पहला क्या होगा, 1 होगा। मतलब 1 से 2 के बीच में होगा तो पहला वाला क्या है, 1, तो उसका हमेशा आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस x के अंदर, इसमें x की वैल्यू अगर हम 1.2 डालें, 1.3 डालें, 1.5 डालें, 1.6 डालें, 1.9 डालें, तो उसका आउटपुट हमको, आउटकम जो मिलेगा वो 1 ही मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार अगर संख्या 2 से 3 के बीच में है तो उसका आउटपुट, जो आउटकम आएगा वो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, तो ये बात बेसिक सी हमने बातें बेटा यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक, तो आप लोग ये एक चीज़ देखिएगा। तो एक बात बेटा हमको समझ में आ गई, यहाँ पर हम फंक्शन, देखो ये बातें हमने सीखी, इन बातों के आधार पर हमने फंक्शन यहाँ पे बना लिया और इनमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हमने देख ली। ठीक, उनके आधार पे हम क्या करेंगे, एकाकी भी देख लेंगे और अक्षादक भी इसको देख लेंगे। ठीक, तो फंक्शन हमने क्या बनाया बेटा, f(x) बराबर, देखो अगर x की मतलब x जो x है वो -2 से -1 के बीच में है तो उसका आउटकम कितना आएगा, -2। अगर -1 से 0 के बीच में है तो -1 आएगा। अगर 0 से 1 के बीच में है तो 0 आएगा। और अगर 1 से 2 के बीच में है तो 1 आएगा। अगर 2 से 3 के बीच में है तो 2 आएगा। कहने का मतलब कि इधर वाले आएंगे। ओके, अब गौर से आप लोग एक बात समझिए। देखो, अगर हमने बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 1.3 रखी, क्या रखी, 1.3, x की वैल्यू एकाकी देखना है हमको, तो एकाकी हेडलाइन लगाया। और देखो एकाकी हेडलाइन लगाया। अब देखो x की वैल्यू अगर हमने रखा बेटा 1.3, तो f(x) बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक, तो देखो इसमें x की वैल्यू हमने क्या डाला, 1.3, 1.3 डाला, तो यहाँ क्या डाला, 1.3। अब ये बताओ बेटा, दशमलव पहले, ये धनात्मक संख्या है, पहली बात धनात्मक है, तो क्या होगा कि दशमलव के पहले वाला जो भी लिखा है वही आ जाता है। ठीक, तो अगर 1.3 है तो कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर यहीं पर जैसे 1.3 डाला, तो अगर हम 1.5 डाल दें, क्या डाल दें, 1.5, तो जब 1.5 डालेंगे तो दशमलव पहले क्या है, 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ गया। तो अब एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि 1.3 1.5 तो बराबर नहीं है, लेकिन ये जब हमने फंक्शन में रखा तो यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही, दोनों में, इसमें भी 1 आ रही और इसमें भी 1 आ रही। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि f1.3 और f1.2, मतलब कि f1.3 और f1.5 आपस में क्या है, बराबर। आप देख पा रहे हैं ना कि 1 1 है, इसका मतलब ये क्या है, आपस में बराबर। तो हम लिखेंगे f1.3 बराबर f1.5। क्या लिखेंगे, f1.3 बराबर f1.5। ठीक, लेकिन अगर फंक्शन बराबर हैं तो क्या ये वैल्यू भी आपस में बराबर हैं? अगर ये वैल्यू बराबर होती तो फलन एकाकी होता, लेकिन हम जानते हैं कि 1.3 और 1.5 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 है और यहाँ दशमलव के बाद 5 है, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकते। और जब ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे फलन एकाकी नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः फलन एकाकी नहीं है। फिर से आप लोग समझ लीजिए कि अगर फंक्शन बराबर हैं, ठीक, लेकिन वो वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू पर, मतलब अलग अलग वैल्यू पर, किन्हीं दो अलग अलग वैल्यू पर फंक्शन तो बराबर हैं, लेकिन वो वैल्यू बराबर नहीं है, तो वो फलन एकाकी नहीं होता है। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में बेटा इतना आया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी डिटेल में आपको ये बात हमने समझाई है कि फंक्शन ये क्या होता है, इसको पढ़ते क्या है, इसमें हम क्या डालते हैं तो बाहर क्या निकलता है, वो भी हमने बड़े अच्छे से बताया। और उसके आधार पे कुछ वैल्यू लेके हमने यहाँ पर देख लिया कि x की कई सारी वैल्यू पर हमें फंक्शन की वैल्यू 1 ही मिलती है। जैसे कि x -2 से -1 के बीच में जो है अनलिमिटेड नंबर होंगे, लेकिन उन अनलिमिटेड नंबर्स के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम होगी -2, कुछ इस प्रकार। ओके, तो आई होप बेटा आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। अब अक्षादक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अक्षादक की। ठीक,
तो आच्छादक के लिए देखो बेटा हम लोग कैसे समझेंगे ये बात। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्यों? क्योंकि इसमें खास बात ये है कि इसमें एक अलग आपको फंक्शन, नया फंक्शन भी सीखने को मिला है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपको पहली बात तो इस फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कैसे बिहेव करता है, ठीक। फिर दूसरी बात कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये वैल्यू कैसे निकालता है, ठीक। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आच्छादक की बात कर लेते हैं बेटा। आच्छादक कैसे, क्या हमें समझना है। तो देखो, जैसे कि फंक्शन दिया गया था आर से आर में परिभाषित है, किस में है? आर से आर में। तो बेटा यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रांत भी आर होगा और सह प्रांत भी आर होगा, ठीक। और ये इससे इसमें परिभाषित है, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, हमने पढ़ रखा है कि इसके अंदर अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो केवल और केवल, मतलब कि जैसे कि यहाँ -2 लिया या -2.9 लिया या फिर 3.1 लिया माइनस का, या फिर प्लस का 3.1 लिया या 0.2 लिया, ऐसा कुछ भी लिया, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर जितने इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स मतलब जैसे -3, -2, -1, तो उन्हीं से केवल और केवल उन्हीं से क्या होंगी? कनेक्टेड होंगी। ये सारी वैल्यू जो हैं इन्हीं से कनेक्टेड होंगी, इनसे 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 इनसे। कहने का मतलब कि इस आर में से जितने भी जेड होंगे, पूर्णांक होंगे, इस आर में देखो बहुत सारी नंबर हैं, परिमेय भी हैं, अपरिमेय भी हैं, बहुत सारे नंबर, लेकिन ये सारी की सारी वैल्यू मतलब पहले वाले समुच्चय की सारी वैल्यू जो हैं, सारी की सारी आप खुद ही की देख पा रहे हो कि इसमें कोई भी नंबर डाल रहे हैं तो केवल और केवल पूर्णांक हमें बाहर देता है। क्या देता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जेड देता है बाहर, ठीक। तो आप ये खुद ही समझ सकते हो कि इस समुच्चय की जितनी भी वैल्यू हैं वो यहाँ पर केवल उन्हीं अवयवों से कनेक्टेड होंगी। इस समुच्चय की जितनी भी वैल्यू हैं वो यहाँ के, मतलब कि इस समुच्चय की जितनी भी वैल्यू होंगी वो इस समुच्चय के उन्हीं अवयवों से कनेक्टेड होंगी जो एक पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। अब ये बताओ बेटा, ये है वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या? अगर ये वास्तविक संख्या है तो इसमें पूर्णांक के अलावा भी तो नंबर होंगे। जैसे कि पूर्णांक में केवल पूर्णांक होते हैं, 1/2, 1/3, एक माइनस का 1/5, ऐसी कोई संख्या यहाँ पे नहीं होती। ओके बेटा, आप गौर से समझना बेटा, ये बात क्या कह रहे हैं, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। देखो जैसे कि पूर्णांक में 1/3 माइनस का 1/5 ये टाइप की संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन ये संख्याएं आर में तो होती हैं ना, इस आर में तो वास्तविक संख्या में तो होती हैं ना। तो अब ये आप खुद ही बताओ कि अगर यहाँ के जितने पूर्णांक हैं वो और केवल वो इधर से कनेक्टेड होंगे, मतलब यहाँ के जो पूर्णांक हैं वही केवल इधर कनेक्टेड होंगे, तो ये बताओ बेटा, एक माइनस का 1/5 या 1/3 इस टाइप की संख्याएं कहाँ जाएंगी? क्या वो इधर कनेक्ट हो पाएंगी? तो आप खुद ही देख रहे हो कि ये संख्याएं इधर कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, और जब नहीं कनेक्ट हो पाएंगी इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। ओके बेटा, आप लोग अगर नहीं समझ में आए, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आप बैक कीजिए। बड़ी गहरी बात हमने कही यहाँ पे कि जेड से केवल कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ लेकिन जेड के अलावा भी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो जब केवल जेड से कनेक्टेड होंगी इसका मतलब जेड के अलावा जो है उनसे कनेक्टेड नहीं होंगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो छूट जाएंगी, जो इधर कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, तब हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक नहीं है। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से आप समझ में आ गई होगी, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे, देखो ये जो होता है, ये दूसरा वाला जो होता है, जैसे यहाँ देखो जैसे 1.1 है, अब 1.1 इधर कहीं कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। 1.1 इधर कहीं कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ केवल जो इंटीजर हैं, जो पूर्णांक हैं वही कनेक्ट होंगे। जैसे कि 1 कनेक्ट हो जाएगा, 2 कनेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन 2.9 कहाँ जाएगा भैया? ये तो फर्जी बैठा है। तो जब कुछ छूट गया है इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो दूसरा वाला सहप्रांत होता है और पहला वाला क्या होता है? प्रांत होता है। तो देखो क्या कहेंगे कि सहप्रांत में क्या है? सहप्रांत में, सहप्रांत मतलब ये दूसरा वाला जो समुच्चय है इसकी बात कर रहे हैं, सहप्रांत में, ठीक। तो सहप्रांत में पूर्णांकों के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या, तो अभी हमने बताया कि इसमें पूर्णांक हैं लेकिन पूर्णांक के अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं, इसमें बहुत सारे पूर्णांक के अलावा नंबर हैं। तो वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सहप्रांत में, सहप्रांत मतलब दूसरे वाले समुच्चय में, सहप्रांत में पूर्णांकों के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक। तो ये लैंग्वेज जो है आप लोग समझ लेना।
ठीक। ये लैंग्वेज आप लोग समझ लेना। बाकी हम इतना बता दें आपको कि यहाँ पर सारी वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूर्णांक हैं उनको छोड़ करके और सब किसी भी संख्या का इधर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। केवल जो पूर्णांक हैं उनका इधर पूर्व प्रतिबिंब तो मिल रहा है, लेकिन पूर्णांक के अलावा जो यहाँ पे हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा। जैसे कि 1.1 पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसका प्रतिबिंब इधर नहीं मिला, छूट गया ना। जब छूट गया तो हम कहेंगे कि सह प्रांत में क्या लिखेंगे, सह प्रांत में पूर्णांकों के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का ठीक प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे कि सह प्रांत में पूर्णांकों के अलावा, पूर्णांक मतलब 1 2 3, जैसे 1 2 3 ये पूर्णांक हैं, तो सह प्रांत में सह प्रांत में पूर्णांकों के अलावा और किसी भी पूर्णांकों के अलावा और किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। ओके बेटा, आई होप आप लोगों की ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने आपको बहुत टाइम दिया, मतलब कि बहुत ही गहराई में जाके आपको समझाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में। ओके, तो अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए और अच्छे से आप लोग इसको समझिए। ओके, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा हाँ, उसके पहले आपको इसका ग्राफ, इस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है उसके बारे में आपको बता दें। देखो, जैसे कि ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, एक्स अक्ष, जिसमें संख्याएं चल रही हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा कुछ। ठीक, तो क्या होगा बेटा, गौर से समझना आप लोग। देखो, जो संख्याएं देखो जो संख्याएं 0 से 1 के बीच में होंगी, समझना। देखो, ये फंक्शन था बेटा, यहाँ पर इसमें अगर 0 से 1 के बीच में हम संख्याएं लेंगे बेटा, कहाँ से लेंगे, 0 से 1 के बीच में, कहाँ लेंगे, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब y की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी वो पहली वाली ही मिलती है ना, ये बता चुके हैं हम आपको। ये देखो कि यहाँ पर जो फंक्शन इसके बीच में, इसके बीच में ली जाती है, इसमें केवल पहली वाली संख्याएँ होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 0 से 1 के बीच में लिया तो फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी। क्या मिलेगी, 0। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर 0 मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक की 0 मिल रही, तो यहाँ पर इसका मतलब y पे कहीं हम बढ़े ही नहीं, तो यहाँ ये लाइन ऐसे ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब जैसे ही 1 से 2 में चलेंगे तो अब हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने लगेगी, 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, 1। देखो, अब 1 से अगर हम 2 के बीच में चलेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। मतलब कि 1 से 2 तक की फंक्शन की वैल्यू 1 चलेगी। जैसे कि ये देखो, 1 से 2 तक की क्या चल रही है, 1 चल रही है। और इनके बीच में हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी, 1। क्या मिली थी, 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 मिला है, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू जो मिली है हमको 1 मिली है। क्या मिली है, 1। अगर ये 1 मिली है तो इसका मतलब इतना समझिए आप कि पहले वाला उठाते हैं। जैसे कि यहाँ 1 से 2 के बीच में चलेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर इस फंक्शन में हम 1 से 2 के बीच में कोई भी संख्या रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। तो 1 पे हम ये ऐसे गाढ़ा डॉट बनाते हैं, जिसके बराबर होते हैं उस पर गाढ़ा डॉट, और जिसके बराबर नहीं होते हैं उस पर ये खुला हुआ डॉट बना देते हैं, मतलब कि भरते नहीं हैं इसको। ठीक, तो जो इसके बराबर होंगे उस पर भरा हुआ डॉट बनाएंगे, और जिस पे बराबर नहीं होंगे तो वहाँ पर खाली डॉट बनाएंगे। ठीक, तो देखो क्या हुआ, जैसे कि 1 से 2 के बीच में चलेंगे तो फंक्शन की वैल्यू में 1 मिलेगी, इसलिए 1 पे हमने गाढ़ा बना दिया। और जैसे ही 2 पे आएंगे, तो आपको बता रखा है ना हमने, क्या जैसे ही हम यहाँ पर 2 पे आएंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। ठीक, तो इसका मतलब जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 2 मिलेगी तो हम झम से कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, दूसरे y पे कहाँ पहुँच जाएंगे, y पे 2 पे पहुँच जाएंगे। ठीक, और 2 पे पहुँच गए, 2 के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डॉट क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक, अब देखो 2 से 3 के बीच में अब हमें संख्याएं 2 केवल मिलेगी। क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक, और जैसे ही 3 लेंगे तो फिर 3 पे ऊपर पहुंच जाएंगे, ये डॉट भरेंगे। फिर 3 से 4 के बीच में ऐसे संख्याएं चलेंगे, और जैसे ही 4 पहुंचेंगे तो 4 पे पहुंच जाएंगे ऊपर। ठीक, डॉट भरेंगे। और फिर 4 से 5 के बीच में 4 मिलेगा, उसके बाद 5 पे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, तो ये 5, कुछ इस प्रकार। ठीक, और ऐसे ही इधर भी संख्याएँ चलती हैं। कैसे, देखो जैसे अगर संख्या -5 से -4 है तो हमें केवल क्या मिलेगा,
जैसे कि -4 से देख लेते हैं। देखो जैसे संख्या -4 से -3 है तो हमें केवल और केवल फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, -4 से -3 चलेंगे तो हमें जस्ट पहले वाला पूर्णांक उठाना है तो -4 मिलेगा। इसका मतलब y पे कहाँ चल रहे हैं हम लोग, -4 ही चलेंगे, ठीक। और -4 बराबर है -4 के, इसलिए यहाँ पे डॉट को हमने क्या कर दिया, भर दिया, ठीक। अब जैसे कि देखो, अब जैसे ही -4 रखेंगे तो हमें -3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, -5 से बेटा चल रहा है, मतलब कि -5 से लिया है हमने। तो देखो -5 से -4 के बीच में केवल और केवल -5 हमको मिलेगा, तो -5 भर दिया और चल रहे हैं। जैसे ही -4 मिला तो -4 पर ये देखो पहुंच गए, भरा डॉट और ये चल रहे हैं, ठीक। जैसे -3 मिला तो ये देखो -3 पे पहुंच गए, डॉट को भरा। अब -3 से -2 के बीच में हम -3 पर चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब फंक्शन की वैल्यू -3 से -2 के बीच में केवल -3 ही हमको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि -3 से -2 के बीच में कहीं भी हम बढ़ेंगे, चाहे यहाँ रहें, चाहे यहाँ रहें, चाहे यहाँ, तो हमें इसके जस्ट पहले वाला पूर्णांक उठाना है। तो जस्ट पहले वाला पूर्णांक हमको -3 ही मिलेगा। इसका मतलब -3 पे हमने डॉट को भरा और ये हम चल रहे हैं -3 पे, ठीक। और जैसे ही -2 हमको मिला तो -2 पे देखो -2 पे पहुँच गए। अब -2 को हमने डॉट भरा और चल रहे हैं, ठीक। और जैसे ही -1 मिला ये देखो -1 पे आ गए, ठीक। और फिर -1 से 0 के बीच में चल रहे हैं तो हमें -1 ही मिलेगा, ठीक। और जैसे ही हमको 0 मिला तो ये 0 पे हम पहुंच गए। ओके बेटा, तो ये फंक्शन का ग्राफ है। तो आई होप आप लोगों को ये फंक्शन का ग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर देना। तो हम अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ये जो भी, अगर आपको ग्राफ नहीं समझ में आया तो ग्राफ अच्छे से और बता देंगे। अगर आपको इसमें से कुछ और नहीं समझ में आया तो वो भी आप लोग बता देना, कमेंट कर देना, वो भी हम फिर से समझा देंगे। ओके, बाकी हमने इस क्वेश्चन में बेटा कम से कम नहीं, हमें लगता है 20 से 25 मिनट हमने लिया है। क्यों लिया था, बस इसीलिए क्योंकि ये फंक्शन थोड़ा ख़ास प्रकार का फंक्शन था। इसमें बहुत सारी इसका बिहेवियर का है, क्या है ये, कैसे वर्क करता है, ये चीज़ें हमको आपको समझानी थी, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। ओके, तो उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले इतना, ये ऊपर वाला भी लिख लेना। ओके, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिया। अब इसके आगे ये ले लीजिए, ठीक, ले लिया। और ये बात आप गौर से बहुत अच्छे से समझना बेटा कि कैसे क्या ये वैल्यू दे रहा है, ठीक। जस्ट पहले वाली ही वैल्यू देता है, ठीक। आगे ये बात अब आप लोग ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिया, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन क्या है, 4 है, ठीक। अच्छा, इसमें भी एक ख़ास बात बेटा हुई है, ख़ास प्रकार की एक बात हुई है, क्या कि इसमें भी आपको एक नया फंक्शन सीखने को मिलेगा। हालांकि ये बातें आप पढ़ चुके हैं, ये जो क्वेश्चन में बात है कि मॉड दिया है, मॉड आप लोग पढ़ चुके हैं कि मॉड कैसे क्या वर्क करता है, लेकिन फिर भी ये एक फंक्शंस के रूप में हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे और समझेंगे कि ये फंक्शन कैसे क्या वर्क करता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, ये कैसे बिहेव करता है, ठीक। तो इसके पहले हम अलग से ही आपको ये फंक्शंस पहले ही समझा देते हैं। देखो ये जो फंक्शन है ये पहले ही हम आपको अलग से समझा देते हैं। जैसे कि देखो कोई फंक्शन बेटा है f(x) बराबर, जो कि है मॉड ऑफ x, मतलब कि x का मॉड, ठीक। तो f(x) है जो कि मॉड ऑफ x है। अच्छा, आपको पहले ही आप लोग बचपन से ये बात पढ़ते चले आ रहे हैं क्या, कि x की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी डालेंगे तो वो हमें हमेशा पॉजिटिव ही देता है। क्या देता है, पॉजिटिव ही देता है। क्या देता है बेटा, पॉजिटिव ही देता है, ठीक। ये बात हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है, ठीक। तो एक बात बताओ बेटा कि इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसकी ग्राफ की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये समझो कि अगर हम इस मॉड x में अगर कोई धनात्मक संख्या प्लस की रखेंगे तो वो प्लस की आएगी, ठीक। अगर हमने कोई निगेटिव संख्या बेटा डाला तो वो भी क्या काहे की आती है, प्लस की आती है। काहे की आती है, प्लस। जैसे यहाँ +3 डाला तो +3 आएगा, अगर -3 डाला तो क्या आएगा, तभी पर वो +3 ही आएगा। फिर से समझिए आप लोग बेटा, अगर हमने +3 डाला तो +3 आएगा, अगर -3 डाला तभी पर +3 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी।
फिर से आप एक बात समझिए कि अगर इस फंक्शन में हमने बेटा मॉड में प्लस की संख्या डाला प्लस की देगा। ये बात तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना कि अगर किसी मॉड में हम प्लस की संख्या डालते हैं तो वो प्लस की ही देता है, अगर माइनस की संख्या डालेंगे तो भी वो प्लस की देगा। ओके, तो ये बात हम लोगों ने समझ लिया कि ये कैसे बिहेव करता है। ये बिहेव ऐसे करता है कि अगर हमने प्लस की संख्या डाला तो भी प्लस की देगा और माइनस की डाला तो भी वो प्लस की ही देगा। ठीक, अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर जब हम x की वैल्यू मॉड, देखो मॉड x में, इस मॉड x में जब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू कोई पॉजिटिव डालेंगे तो वो वही पहली बात, जैसे कि हमने क्या डाला, देखो बेटा जैसे 1 डाला तो 1 देगा, 2 डाला तो 2 देगा। उसी प्रकार देखो जैसे कि हमने बेटा क्या किया, समझो देखो जैसे इस फंक्शन में हमने क्या था, हमारा मॉड x था। ठीक, ये फंक्शन था मेरा। ठीक, इस मॉड x में जैसे हमने डाला बेटा 1, क्या डाला 1, तो हमें क्या मिला 1 मिला। इसका मतलब जैसे ही 1 डाला तो हमें यहाँ पर ये देखो y में ये x की वैल्यू डालेंगे और y में हमको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, y पर। तो देखो x पर जब हमने 1 डाला तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझा सकते हैं। देखो जैसे हमने मॉड x है, ठीक, एफ एक्स बराबर, ठीक, तो क्या होगा कि जैसे हमने x की वैल्यू 1 डाला तो हम x की जगह, देखो जब यहाँ x था तो x है, अब अगर यहाँ 1 है तो क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, तो क्या बाहर निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर हमने 2 डाला तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक, अगर हमने 3 डाला तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। ओके बेटा, तो अब गौर से देखो जब हमने 1 डाला तो हमें y पे कितना मिला, 1, मतलब कि पॉइंट हमें क्या मिल गया यहाँ पे। ठीक, जब हमने 2 डाला तो पॉइंट हमको y पर कितना मिला, 2, तो y पर कहाँ पर 2 है, ये 2 मतलब ये ऐसे आएगा और ये 2 ऐसे जाएगा, ये पॉइंट मिला ये। अब जब 3 डाला तो हमें y पे कितना मिला, 3 मिला, जो कि है 3, ये देखो ऐसे जा रहा। ठीक, और ये x का 3 ऐसे जा रहा है, ये जहाँ पर कट करेंगे वही 3 है। ठीक, तो इन पॉइंट्स को ऐसे हमने क्या कर दिया बेटा, मिला दिया। ठीक, ठीक, तो ये जब x की तरफ हम धनात्मक संख्याओं की तरफ चल रहे हैं तब की बात हो गई कि ग्राफ ऐसे बना। अब ऋणात्मक की बात कर लेते हैं। तो ऋणात्मक में देखो क्या होगा, जब हम माइनस की संख्या डालेंगे तो भी पर ये प्लस की ही देगा। जैसे -2 डाला तब भी पर ये प्लस का 2 देगा, -3 डाला तब भी पर ये प्लस का 3 देगा। कहने का मतलब ये है कि जब -1 देंगे, -1 लेंगे तब भी पर ये प्लस का 1 देगा। इसका मतलब ये यहीं पर मिलेगा, ये देखो ये पॉइंट। और जब -2 लिया तो -2 जब डाला तो वो क्या मिला, प्लस का 2 मिला। प्लस का 2 मतलब है कि ये देखो प्लस का 2 ऐसे खींचा और ये 2 खींचा तो यहाँ पे ये पॉइंट हमको मिल गया। अब जब +3 लिया और -3 लिया, -3, तो -3 से लाइन ऐसे जाते हुए खींच दिया और +3 हमको क्या मिला यहाँ पे, +3। +3 का मतलब है कि ये y पे +3 कहाँ है, +3 ये, तो इसको जब हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए जाएगा और जहाँ पर ये और ये कट करेंगे वहीं पर हमको मिल जाएगा ये पॉइंट। तो जब इनको ऐसे मिला देंगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये है बेटा हमारा मॉड x का ग्राफ। सीखने वाली बात है बेटा ना, ये ग्राफ काहे का है, मॉड x का है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो है ग्राफ वो मॉड x का है। बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटा, बस ग्राफ आप देख लीजिए, ग्राफ सीख लीजिए इसका, बस बाकी क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं है। अब देखो ये है मॉड x का ग्राफ, किसका है बेटा, मॉड x का। सीखने वाली बात ये है बेटा यहाँ पे कि अगर मॉड x फंक्शन ऐसा होता है कि इसमें अगर हम पॉजिटिव बातें रखें तभी पर पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और अगर इसके अंदर हम नेगेटिव बातें भी डालें, मतलब नेगेटिव नंबर भी डालें तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो इसी प्रकार हमको अपने लाइफ में भी अपनी लाइफ को एक मॉड की तरह वर्क करने की, मतलब कि अपनी लाइफ को एक मॉड की तरह, फंक्शन की तरह बनाना चाहिए। ठीक, जैसे कि हमारी लाइफ में या फिर हमारे माइंड में या फिर हमारे विषय में कोई अगर पॉजिटिव बातें भी कर रहा है तो उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को, मतलब कि कोई हमको अगर हमारे बारे में बुरा कह रहा है तो हम उससे थोड़ा नाराज़ हो जाएं, और नाराज़ होके क्या होगा बेटा, नाराज़ होके हम अपना ही लॉस करेंगे। तो हमें नाराज़ नहीं होना था, हमें नाराज़ नहीं होना है, हमें उसका भी एक पॉजिटिव रिजल्ट पाना है। जो पॉजिटिव बातें हो रही हैं, जो नेगेटिव बातें हो रही हैं, उसका भी एक पॉजिटिव रिजल्ट पाना है। तो कुछ इस प्रकार, जैसे कि हमें देखो पॉजिटिव बातें हुई तभी पर हम
सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, और नेगेटिव बातें हुई तभी पर हम सक्सेस की ओर जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार हमें अपने लाइफ में भी बनना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, कि हमारे बारे में कोई अच्छी बातें करे तो भी उसका रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए, अगर हमारे बारे में कोई बुरी बातें भी करे उसका रिजल्ट एट द एंड अच्छा ही होगा। तो हमें अपने कर्मों पर भरोसा होना चाहिए। ओके, हालांकि बात कर लेते हैं, देखो इस मॉडुलस की बात कर लेते हैं बेटा। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन आर से आर में परिभाषित है, और ये जो फलन है वो ना तो इकैकी है और ना ही अक्षादक है, ऐसा हमें दिखाना है। ठीक, जहाँ मॉड एक्स के बारे में ये सब बातें बताई गई हैं इसको हटाइए आप। ठीक, हम ये क्या बताया है आपको बता देते हैं। जहाँ मॉड एक्स एक्स के बराबर होगा यदि एक्स धन है, मतलब कि अगर एक्स 0 से बड़ा या बराबर है तो धनात्मक ही संख्या देगा, अगर एक्स 0 से छोटा है तो ऋणात्मक देगा, ऐसा बताया गया है। ठीक, बाकी हम लोग करते हैं। देखो क्या ग्राफ भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो देखो यहाँ हेडलाइन डालेंगे, कह के डाल लिया। अब देखो अगर x बराबर हमने लिया 2 तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर क्या था? मॉड x। तो x की जगह पर क्या रखा? 2। तो f2 बराबर क्या आ जाएगा? x की जगह पर जब यहाँ x था तो x था, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा? 2। और मॉड के बराबर 2 क्या आता है? 2 ही आएगा। ठीक, प्लस का काहे का आएगा? प्लस का। जब x की वैल्यू -2 लिया तो यहाँ पर -2 जब डालेंगे तो मॉड में आएगा -2, और माइनस की संख्या भी मॉड क्या करता है? प्लस की देता है। कहने का मतलब है कि प्लस वाली भी प्लस की देगा और माइनस वाली भी प्लस की ही देगा। बेटा ध्यान रखना, ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस की है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है जब प्लस की संख्या डालेंगे तो भी प्लस और माइनस की संख्या डालेंगे तो भी प्लस। तो हम गौर से एक बात बेटा देख पा रहे हैं कि 2 और -2 एक दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग संख्या है। -2 मतलब +2 और -2 दोनों अलग अलग संख्या हैं। समझ पा रहे हैं ना आप? 2 एक अलग संख्या है, -2 एक अलग संख्या है, लेकिन इन दोनों अलग अलग वैल्यू पर, इन दोनों अलग अलग मानों पर जो फंक्शन की वैल्यू है, जो फंक्शंस की वैल्यू है फंक्शन की, वो सेम आ रही है। आप देख पा रहे हैं ना? जब कभी भी ऐसा हो, आप इतना ध्यान रखिए, कभी भी अगर ऐसा कोई ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि 2 अलग अलग मानों पर फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही, तो पक्की बात है वो इकैकी नहीं है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये तो बराबर हैं बट 2 मतलब 2 और -2 बराबर नहीं है, इसलिए फलन इकैकी नहीं है। ओके बेटा, तो उम्मीद है इतना आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा ना। अब आच्छादक देख लेते हैं। देखो बेटा आच्छादक की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया? आर से आर। तो आपको दिखा दें जैसे कि 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय ये आर है, ये भी क्या है? आर है, और इसमें फंक्शन है डिफाइन है। ठीक, अब आर है तो इसमें जाहिर सी बात है बेटा कि इसमें जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक, और जो 0 होगा और पॉजिटिव नंबर होंगे, ऐसा ही होगा ना? निगेटिव नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर निगेटिव जितनी भी वैल्यू निगेटिव हैं यहाँ पर मॉड में हम डालेंगे तो वो भी धनात्मक बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? धनात्मक बन जाएंगी। मतलब कि ये निगेटिव वाले भी इससे कनेक्ट होंगी। मतलब कि देखो हमने आपको पहले ही बता रखा है, मॉड में कोई भी निगेटिव नंबर डालेंगे वो धनात्मक देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो निगेटिव नंबर हैं वो भी जितने भी यहाँ पर मतलब कि यहाँ के जितने भी निगेटिव नंबर हैं वो डालेंगे तो धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी निगेटिव नंबर हैं वो यहाँ के धनात्मक नंबर से क्या होंगी? कनेक्टेड होंगी। मतलब यहाँ से जितनी निगेटिव नंबर हैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर से कनेक्टेड होंगी, और 0 तो 0 से होगा। ये बात तो लिख के रख लो आप। ठीक, आगे पॉजिटिव नंबर भी पॉजिटिव से ही कनेक्टेड होंगे। क्यों? कि मॉड एक्स में जब भी हम निगेटिव नंबर डालेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा और पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो कहने का मतलब निगेटिव नंबर भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, निगेटिव भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और पॉजिटिव भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक, तो अब ये बताओ यहाँ पर जो निगेटिव नंबर हैं वो तो छूट ही गई, वो कहाँ कनेक्ट हो पाई, और जब नहीं हो पाई तो इसका मतलब क्या है कि ये आच्छादक, ये फलन जो मॉड एक्स है वो आच्छादक नहीं है। क्योंकि अगर ये भी इधर कहीं ना कहीं सबसे कनेक्ट हो, ये भी कहीं ना कहीं इधर सबसे कनेक्ट हो जाती तो इसका मतलब ये आच्छादक था, और ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो हमने क्या लिखा बेटा? हमने लिखा किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का, ये देखो किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या, किसी भी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का, ठीक, प्रांत में
प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। और बड़ा ही सिंपल बेटा चुन्नू मुन्नू सा अपना ये क्वेश्चन था, बड़ा ही मतलब बहुत सिंपल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसका ग्राफ बेटा आप लोग अच्छे से करना, ठीक, ये ग्राफ आप लोग अच्छे से करना, ठीक। तो आप लोग उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसके आगे आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसका भी ले लीजिए, ये कहीं रफ में बना लेना और किस क्वेश्चन नंबर का एग्जाम्पल है बना लेना, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि कैसे क्या हमने यहाँ पे देखा है, ठीक। अच्छा, एक ख़ास बात बता दें बेटा कि इस ग्राफ से ही हमें समझ में आ रहा है क्या, इस ग्राफ से ही हम आपको बता सकते हैं देख के कि ये इकाई है या नहीं। तो देखो कैसे, देखो एक्स अक्ष पे देखो एक्स की दो वैल्यू पर, किसकी, गौर से समझना बेटा, एक्स अक्ष पे एक्स की दो वैल्यू -1 1, दो वैल्यू है ना, -1 एक अलग संख्या है, 1 एक अलग संख्या है, और दोनों पर देखो y की वैल्यू 1 मिल रही, क्या मिल रही है 1। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो मानों के लिए एक ही मान है, इसका मतलब ये एक है कि नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो आई हो बेटा ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए, और जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली वीडियो में उसका फिर से आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन, बेटर एक्सप्लेनेशन दें, ठीक। बाकी इतना तो बेटर दे ही दिया है, इतना डिटेल में बताया है कि कहीं इतना डिटेल में नहीं बताएंगे इतना टाइम लेके, ओके। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब लेक्चर का लास्ट का मतलब कि इस वीडियो में अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद फिर आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, ओके बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, ये भी खास बात है, ये भी इंपॉर्टेंट लगाओ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप लोग। और क्वेश्चन नंबर जो 4 किया है उसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्यों, क्योंकि इनमें आपको ख़ास बात सीखने को मिली है। ये ख़ास बात ये है कि आपको एक नए फंक्शन सीखने को मिले हैं, ठीक। इसके पहले वाले में भी एक नया फंक्शन आपको सीखने को मिला था, तो उसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लेना, ठीक। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें आप लोगों को जो फंक्शन मिला है वो उसको हम लोग कहते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन, ठीक। हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो कि R से R में परिभाषित है और फंक्शन है कि एक यदि x 0 से बड़ा है, ये जो फंक्शन आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं बेटा सिग्नम फंक्शन। क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन, या फिर हिंदी में कहते हैं चिन्ह फलन। क्या कहते हैं, चिन्ह फलन कहते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर x 0 से बड़ा है तो एक वैल्यू दे रहा, अगर x 0 के बराबर है तो 0 देगा, अगर x 0 से छोटा है तो -1 वैल्यू देगा। कहने का मतलब ये है कि x 0 से बड़ा होगा तो +1 देगा, अगर x 0 के बराबर है तो 0 देगा, अगर x 0 से छोटा है तो -1 देगा, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक। द्वारा प्रदत्त और बताया भी गया है, देखो चिन्ह फलन, ठीक। तो ये फंक्शन हमें देखना है, ना तो कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि ये ना तो एकाकी है और ना तो आच्छादक है, ठीक। तो देखो पहले तो इसका ग्राफ देख लेते हैं बेटा। देखो ग्राफ क्या होगा, एक्स अक्ष बनाया ये और ये वाई डैश मतलब कि वाई अक्ष बना लिया, ठीक। अब देखो x की जितनी भी 0 से बड़ी वैल्यू हैं, x से बड़ी वैल्यू, तो x से बड़ी जो वैल्यू हैं ये देखो, x से बड़ी मतलब कि मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा, इधर की ओर जाएंगे, किधर की ओर, इधर की ओर। x की धनात्मक संख्याएं, देखो x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, x का जो मान है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने का मतलब ही है कि x किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। किधर जाएगा, इधर। तो इधर आप लोग ये देखो, कह रहे हैं जब x 0 से बड़ा होगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। इसका मतलब कि जब इधर हम चल रहे होंगे तो y की वैल्यू हमें केवल और केवल क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, ये देखो 1। समझ पा रहे हैं, y बराबर क्या मिलेगा, 1, जो कि होगा ये, ठीक। तो ग्राफ आप लोगों को बेटा आई होप समझ में आया होगा। कैसे क्या, कि जब x की हम 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ देखो दे रखा है ना, y बराबर क्या, ये y 1 जो है ये y बराबर 1 है, मतलब कि y बराबर 1, ठीक। तो ये हो गया y बराबर 1, ठीक। इसी प्रकार जब बेटा हम 0 लेंगे, x बराबर 0 तो y की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, मतलब यहीं पर रुक जाएंगे हम।
y बराबर 0 का मतलब ही है कि y पर हम मूल बिंदु से ना ही तो इधर जा पाएंगे ना ही इधर, यहीं रह जाएंगे मूल बिंदु पर। कहाँ रह जाएंगे? मूल बिंदु पर। ठीक, अब जब x की वैल्यू 0 से छोटी होंगी, 0 से छोटी का मतलब कि 0 से छोटी मतलब ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होंगी? ऋणात्मक संख्याएँ इधर चलती हैं, बाईं ओर चलती हैं। ठीक, तो जब इधर चल रहे होंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बेटा? -1। ये देखो y की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। तो देखो जब इधर हम चल रहे होंगे तो हमें बेटा वैल्यू क्या मिलेगी? -1। तो ये देखो y की वैल्यू -1 मिलेगी, तो y बराबर -1। तो ये जो आपने देखा ये ग्राफ है। ठीक, तो x जब 0 से बड़ा होगा तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, और जब x 0 से छोटा होगा तो y की वैल्यू -1, और जब x 0 के बराबर होगा तो y भी 0 मिलेगा। ये हमारा सिग्नम फंक्शन का जो है ग्राफ बन गया। ठीक, तो आई होप बेटा ये ग्राफ आप लोगों को बेटा समझ में आया होगा। अब इकाई की बात कर लेते हैं। तो देखो इकाई की क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब x की वैल्यू हमने डाला 1, क्या डाला? 1 डाला। ठीक, तो y भी हमें क्या मिला? 1 मिला। क्या मिला? 1। तो देखो जब x वैल्यू हमने 1 डाला तो f1 बराबर भी हमें क्या मिला? 1 मिला। ठीक, तो जब x की वैल्यू हमने 2 डाला, ये देखो 2 डाला, तो भी उसी लाइन में तो जा रहे हैं। उसी लाइन में जाने का मतलब ही है कि y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। इस लाइन में हम कहीं भी जाएँ, इस लाइन में चाहे यहाँ जाएँ, यहाँ जाएँ, यहाँ कहीं भी जाएँ, हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि f2 भी हमें, अगर हमने 1 लिया तो भी 1 मिला हमें, और जब 2 लिया तो भी हमें क्या मिलेगा? 1। जब 1 लिया तो भी 1 मिला, और जब 2 लिया तो भी 1 मिला, अगर 3 लेंगे तो भी 1 मिलेगा। मतलब इधर कोई भी वैल्यू लेंगे हमें क्या मिलेगा? 1। तो कहने का मतलब ये है कि x की हमने देखो बेटा दोनों अलग अलग वैल्यू ली थी। एक अलग संख्या है, एक और देखो एक अलग संख्या है और 2 एक अलग संख्या है, लेकिन इन दो अलग अलग मानों पर हमें फंक्शन की वैल्यू एक ही मिल रही, सेम। और हमने आपसे पहले बताया था कि ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो फलन वो एकाकी नहीं होगा। तो लिखेंगे चूँकि f1 बराबर f2, क्योंकि दोनों एक आ रहे हैं, तो चूँकि f1 बराबर f2 बट 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब फलन एकाकी नहीं है। ठीक, फलन एकाकी नहीं है। आई होप बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं, अक्षादक की बात कर लेते हैं। अक्षादक में क्या होगा? देखो बेटा दो समुच्चय थे, एक ये है, और दोनों R से R में है। इन्होंने बता रखा है ना कि ये देखो क्या बता रखा है कि R से R में समुच्चय है। ये परिभाषित किस में है? R से R में। ठीक, तो यहाँ भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या में बहुत सारी परिमेय अपरिमेय दोनों टाइप की संख्याएं होंगी। इधर भी वास्तविक संख्या R है, तो इसका मतलब इसमें भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, तो अब हम लोगों ने एक बात ये समझी कि अगर जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, क्या है धनात्मक मतलब कि एक से बड़ी संख्याएं, एक से सॉरी बेटा 0 से बड़ी संख्याएं। देखो जितनी भी 0 से बड़ी संख्याएं, x की जितनी भी 0 से बड़ी का मतलब ही है कि x की इधर वाली संख्याएं। तो x की इधर वाली जितनी भी संख्याएं हैं, गौर से देखो उनके लिए केवल और केवल जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। क्या है? 1। इसका मतलब ये है कि जितनी भी धनात्मक संख्याएँ बेटा हैं वो और मतलब कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक मतलब कि पहले वाले समुच्चय की जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो केवल और केवल किससे कनेक्टेड हैं? 1 से। किससे कनेक्टेड हैं? 1 से। इसी प्रकार जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं, जितनी की जितनी, मतलब ये देखो x 0 से छोटा, इसका मतलब y बराबर क्या मिला? -1। तो कहने का मतलब जितनी भी x 0 से छोटी संख्याएं ये होंगी, जितनी भी, मतलब कि बेटा इतना ध्यान रखना, x 0 से छोटा मतलब कि ऋणात्मक, 0 से छोटी संख्या मतलब ऋणात्मक, और x पर ऋणात्मक संख्याएं ये होती हैं। ठीक, तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए हमें जो y मिलेगा वो क्या मिलेगा? -1। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अब इस समुच्चय की जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं सब की सब किससे कनेक्टेड होंगी? -1 से कनेक्टेड हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से एक बात हमें ये समझ में आई बेटा कि अब ये बताओ यहाँ पर इस समुच्चय का -1 कनेक्टेड हो पा रहा है, 0 कनेक्टेड हो पा रहा है, 1 कनेक्टेड हो पा रहा ना। अगर हम गौर से देखें, देखो अक्षादक देखने के लिए यही समुच्चय देखते हैं ना हम, तो गौर से देखो -1 कनेक्टेड हो रहा, 0 भी कनेक्ट हो जा रहा और 1 भी कनेक्टेड हो जा रहा प्लस वाला। लेकिन ये -3 -2 या फिर इनसे जो संख्याएँ, इधर भी जो संख्याएँ वो तो छूटी ही जा रही, वो कहाँ कनेक्टेड हो पा रही? वो तो कनेक्ट हो ही नहीं रही ना। यहाँ तो केवल फंक्शन में 3 ही वैल्यू कनेक्ट हो पा रही, जो कि +1 और 0, +1 और 0 -1। इनके अलावा कोई कनेक्ट हो पा रहा? आप खुद ही देख लो ना, -1 कनेक्ट है, 0 कनेक्ट है, 1 कनेक्ट है, लेकिन क्या और भी संख्याएं कनेक्ट हो पा रही? नहीं हो पा रही। इसका मतलब हम लिखेंगे कि सह प्रांत में, ये दूसरा वाला समुच्चय क्या है? सह प्रांत। तो सह प्रांत में y बराबर
-1 0 1, ये देखो -1, 0, 1 के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या, इनके अलावा किसी भी, इसमें इस समुच्चय में सह प्रांत में इनके इन 3 के अलावा कोई अन्य वास्तविक संख्या, ठीक। तो इन 3 के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या, तो क्या लिखा कि -1 0, 1 के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ओके बेटा, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा। बाकी आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक। तो ये 1.2 एक्सरसाइज के बेटा हमने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक। तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर इसके आगे हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे बाद में, ठीक। इस टाइप के फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इतना ले लिया, फिर इतना ये ले लीजिए इससे, ठीक। तो आई होप बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इतना आपको जितना हमने कराया है इसका अच्छे से आप लोग फेयर में नोट कीजिए, प्रिपेयर्ड कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक। ये कठिन सा चैप्टर तो है लेकिन आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कि कितना आसान है ये चैप्टर, ठीक। पैटर्न सेम होता है सब क्वेश्चन करने का, बस थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो लैंग्वेज है कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक। तो बाकी आप लोग ग्राफ भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। तो आई होप बेटा आपको अच्छे से ये सब समझ में आ गया है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ओके। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।